नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, पीएनएस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ मन लगा के आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और जो मैंने आपसे कहा है कि आप लोग 4 से 6 अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो वो भी आप लोग कर रहे होंगे। ठीक, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोग 2 घंटे एकदम जम के पढ़ना, समझना, रटना सब कुछ कर रहे होंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग हिंदी का मॉडल प्रश्न पत्र देखते हैं जो आप लोग के 2025 में आएगा। ठीक, तो देखो समय कितना रहता है। समय आपके पास 3 घंटा 15 मिनट कितना रहता है। नंबर आपका 70 नंबर का रहेगा। 3 घंटा 15 मिनट ये। अब देखो 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिया जाता है। आप लोग फटाफट पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कोई गलती इस सब में कोई गलती नहीं करिएगा। और प्रश्न पत्र खंड अ और खंड ब में रहता है। अब देखो खंड अ में बहुविकल्पी जो मैं आप लोग को 20 प्रश्न करा रही हूँ वो खंड अ में रहेगा, जिसके लिए आपको OMR सीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन ले जानी रहेगी, जिससे ऐसे गोला बना रहेगा ना, ऐसे गोला, तो वो बस गोला बना रहेगा, उसको आपको उस बाल पॉइंट से ऐसे कवर करना रहेगा। नहीं बहुत बाहर निकालने की कोशिश करिएगा और अंदर पूरा फिल रहे। ठीक, और आप लोग ऐसा करिएगा कि ये कटे नहीं, और इरेजर वाइटनर इस सब का यूज़ मत करिएगा। बस ऐसे पहले आप लोग अपने जो प्रश्न पत्र है उस पर टिक कर लीजिएगा कि पहले का ये सही है, दूसरे का ये सही है, तीसरे का है। फिर OMR सीट पे उसी समय जो 20 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन कर लिए, उसी समय उसको अच्छे से सुंदर से बिना डरे और बिना बाहर ऐसे बाहर नहीं निकालिएगा, अच्छे से ये गोला है इसको बाल पॉइंट से ऐसे भर लीजिएगा। ठीक है, और एकदम पूरा कवर रहे, ये नहीं कि बाहर निकले। और ये मैं मोबाइल पे कर रही हूँ, आप लोग जब पेन से करेंगे ना, बाल पॉइंट पेन ले जाना रहेगा। ठीक, और देखिए उस पर लिखा है काटे नहीं, इरेजर एवं वाइटनर आदि का प्रयोग न करें। ठीक ना, तो ये सब आप लोग नहीं करिएगा। प्रत्येक प्रश्न के आगे सम्मुख मतलब उसके आगे निर्धारित अंक दिए गए हैं। ठीक, अब देखिए अब आप लोग का खंड अ शुरू हो रहा है। तो चलिए आप लोग कॉपी पेन लेके और आंसर देने के लिए कमेंट बॉक्स में तैयार हो जाइए सभी लोग। देखते हैं कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। और ये जो मॉडल प्रश्न पत्र है इसमें मैं जो विस्तृत है वो भी दिखाऊंगी कि कैसे आएगा, लेकिन 20 प्रश्न करने के बाद आप लोग दूसरे वीडियो में कहेंगे तो उसका जो विस्तृत व्याख्या लिखा हुआ है वो भी करा दूंगी। ठीक, तो चलिए देख लीजिए आप लोग कि पहला प्रश्न है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? क्या है? बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? सब लोग आंसर करना शुरू कर दो। देखो पहला है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। जल्दी जल्दी आंसर करो आप लोग कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो शुक्ल युग के हैं कि शुक्लोत्तर युग के हैं कि द्विवेदी युग के हैं कि भारतेंदु युग के हैं? जल्दी से आंसर करिए आप लोग। देखो किसका आंसर पहले आता है। ये शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार हैं। क्या है? शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार। आलोचना भी इन्होंने लिखा है, लेकिन ये शुक्ल युग के निबंधकार प्रमुख निबंधकारों में आते हैं, जो आप लोगों के लिए तो नहीं, लेकिन इनके कुछ निबंध हैं। मन की बातें, ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे मकान, कुछ उथले कुछ गहरे मेरे मकान, फिर ऐसी बहुत सारी हैं। तो वो आपके काम की नहीं है। आप लोग बस इतना याद कर लो कि सभी लोग मेरे साथ ही बोल के याद कर लो कि शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार हैं। क्या है? निबंधकार। ठीक, शुक्ल युग के बाबू गुलाब राय। तो पहला प्रश्न आप लोग का स्पष्ट हो गया। अब दूसरा प्रश्न है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है? अब सभी बच्चे विधा वाला जो वीडियो मैंने केवल विधा की बनाई है उसको अगर देख लोगे तो 1 नंबर उस विधा वाले से, एक क्या कई नंबर हो जाएंगे, लेकिन विधा पे आएगा तो कोई भी गलती नहीं होगी, क्योंकि मैंने सारे प्रश्न उसमें करा रखे हैं। तो प्लीज़ उस वीडियो को 2 बार 3 बार आप लोग देख लेना, याद कर लेना, रट लेना। अगर नोट्स बनाए हो तो उसको ही दोहरा लेना।
ठीक है। तो चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो निबंध है कि नाटक है कि कविता है कि कहानी है? तो देखो, चिंतामणि किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। पहले याद करो आप लोग, किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है, रामचंद्र शुक्ल जी की है। तो किस युग का है? शुक्ल युग। ठीक है। अब आप लोग को पता है कि कहानी नहीं है, कविता नहीं है, ठीक, और नाटक भी नहीं है। क्या है? ये सही हो जाएगा, निबंध विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? निबंध। मुझे उम्मीद है आप लोग को दोनों प्रश्न हमेशा के लिए याद हो गए। ठीक। अब तीसरा प्रश्न देखिए, गबन किसकी रचना है? अब ये कोई भी बच्चा जो ऐसा होगा जिसको नहीं पता होगा, इसका ऑप्शन सुन लीजिए, मुंशी प्रेमचंद, निराला, जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी। तो गबन क्या है? किस विधा की रचना है? जल्दी बताइए आप लोग। गबन क्या है? उपन्यास है। किसका है? उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र जी। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद। अब प्रश्न 4 देखिए आप लोग। प्रश्न 4 क्या है? कि शुक्ल युग की समय अवधि बतानी है। आप लोग को समय अवधि खूब अच्छे से एक वीडियो बना के पढ़ाई हूँ, आप लोग एक बार फिर दोहरा लीजिएगा। ठीक है। शुक्ल युग की समय अवधि, ऑप्शन सुनिए आप लोग, कि 1936 से 1943, कि 1919 से 1938, कि 1900 से 1918। शुक्ल युग की समय अवधि बतानी, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी जल्दी आप लोग बताइए कि क्या होगा इसकी समय अवधि। ठीक, शुक्ल युग की। देखिए किसका आंसर सबसे पहले आता है, जल्दी करिए आप लोग। प्रश्न आप लोग को सही से दिखाई दे रहे होंगे, बच्चों कमेंट कर सकते हो कहीं कोई परेशानी हो आप लोग को तो। ठीक है। शुक्ल युग की समय अवधि आप लोग आंसर करिए, ABCD में से कौन सा है? 1919 से 1938। शुक्ल युग को और कौन कौन सी अवधि कहा जाता है वो प्लीज़ कमेंट करके बताइए आप लोग। चलिए, अब नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना? देखिए आप लोग को मैंने बुक दिखा के ये कराया था, तो एक मिनट। हाँ, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? विधा वाला वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए मैं पहले ही करा दी हूँ ना, अगर उतना ही तैयार तो आप लोग के कितने प्रश्न सही होते जा रहे हैं। सारे जो एक एक नंबर हैं, लगभग 1-2 प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जो अब तक मैंने नहीं कराया है, और ये मॉडल प्रश्न है जो आपका हो सकता है 2-4 क्वेश्चन इधर उधर, नहीं तो ऐसा ही आएगा। ये मैं अभी आप लोग को बता दे रही हूँ। कुछ प्रश्न इधर उधर हो सकते हैं, अगर इसको अपनी फेयर कॉपी में अच्छे से लिख लिख के और 2 बार 3 बार रट डालो, आप लोग पढ़ डालो। अब जो समझना था वो तो समझते रहो, लेकिन अब रटते रहो। ठीक है। अब रटने का भी समय, एक समय आता है समझते हैं, खूब समझते हैं, फिर दोहराते हैं, पढ़ते हैं, और एक समय आता है केवल रटना शुरू कर देते हैं, ताकि हमारी कोई भी प्रश्न हमारा छूटे नहीं, गलत ना हो। ठीक। तो चलिए, अब नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन सुनिए, जीवनी है, साक्षात्कार, भेंटवार्ता है, आत्मकथा है, कि रेखा चित्र है? तो सबसे पहले तुरंत दिमाग में आना चाहिए है किसका? नीड़ का निर्माण। तो ये आप लोगों का है हरिवंश राय बच्चन जी का, जिसका मैंने दिखाया था। और ये किस विधा की रचना है? आत्मकथा विधा की रचना है। किस विधा की है? आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? जल्दी से आंसर करिए कि द्विवेदी युग की है, कि भारतेंदु युग की है, कि प्रगतिवादी युग। प्रिय प्रवास किसका है? तुरंत जो ही युग आए, ठीक है, विधा आए, तो पहले किसका है जब दिमाग में आएगा ना, तो जल्दी से कर लोगे। तो ये आप लोगों का है किसका? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक, किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है, जो कि किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के। तुरंत आप लोग के दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है। ठीक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है। वो किस युग के हैं? तो द्विवेदी युग के हैं। तो वो ये रचना प्रिय प्रवास। अब ये कई प्रश्न आप लोग के, प्रिय प्रवास इनका है, किस युग के हैं? ठीक। अब द्विवेदी युग कब से कब तक है ये भी याद कर लो आप लोग। अब चलो चलते हैं, मधुशाला
किसकी रचना है? जल्दी से आंसर करो। रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध जी की, हरिवंश राय बच्चन की, सुमित्रा नंदन पंत। मधुशाला किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की। अब प्रश्न नंबर 8 है आपका, भारत भारती किसकी रचना है? ठीक, तो चलिए, भारत भारती किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त जी की जयशंकर प्रसाद की, मैथिली शरण गुप्त की, कि महादेवी वर्मा? जल्दी जल्दी आंसर करिए आप लोग, भारत भारती किसकी रचना है? देखो किसका आंसर जल्दी से आता है। ठीक, तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की। अब देखो ये दोनों लोग भाई हैं, ठीक ना, और इनकी कहानी भी बताऊंगी आप लोग को। इनकी मृत्यु हो जाती है, तो मैथिली शरण गुप्त जी भी उस शोक के बाद इनकी भी मृत्यु हो जाती है। चलिए अब हम बढ़ते हैं। भारत भारती किसकी रचना है? गुप्त जी की, मैथिली शरण गुप्त जी की। ठीक, अब हम लोग आधुनिक काल का समय कब से कब तक है बताना है आपको। आधुनिक काल 1843 से अब तक, कि 1643 से 1843, कि 18 से 1936, कि 1936 से। आधुनिक काल आप लोग पढ़े हैं कि आधुनिक काल कब से कब तक है? सभी लोग बताइए कि आधुनिक काल कब से कब तक है। तो आप लोग को पता है कि 1843 से ही शुरू हो गया था। आप लोग आप लोग का कमेंट देखती हूँ कौन सा आता है। ये जो है 1843 से अब तक आधुनिक काल ही चल रहा है। अब मतीराम किस युग के लेखक हैं? तो आप लोगों के लिए ये होमवर्क है। ठीक, होमवर्क है। अब आगे हास्य रस का अस्थाई भाव बताना है। हास्य रस आप लोगों को बताना है कि इसका अस्थाई भाव क्या है, तो हास्य है। ठीक, अब देखिए आ गया आप लोग का अलंकार। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, अमनो सी नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रकाश। मतलब जो पीला पीतपट, पीला वस्त्र, श्याम यानी श्री कृष्ण भगवान, गात मतलब शरीर, सलोने मतलब सुंदर, जो ओढ़े हैं पीला वस्त्र श्री कृष्ण भगवान अपने शरीर पर, वो मनो नीलमणि शैल पर आतप, नीलमणि शैल यानी पर्वत पर, जैसे सुबह सुबह सूर्य निकलता है, उसकी किरण उस पर्वत पर पड़ती है ना, तो जैसे लगता है इंद्रधनुष का ऐसे किरण एक एक निकलती है, सातों रंग, वैसा प्रकाश फैल जाता है। तो आप लोगों को इसका अर्थ नहीं जानना है, आप लोग को ये जानना है कि कौन सा अलंकार है। तो देखो, मनु मानव जनु जानव आए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु मानव जनु जानव, तो यहाँ मनो आ गया, तो कुछ नहीं सोचना है, कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक, ज्यों ही बच्चों, ये एक ट्रिक है। क्या है? ट्रिक है कि मनु मानव जनु जानव आए तो कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। इससे ज़्यादा तुम लोग को जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़े क्लास में जाओगे तो बहुत कुछ जानना है, और विस्तृत भी मैंने आपको समझा दिया है। एक बार अलंकार वाला वीडियो भी देखने के बाद आप लोग व्हाट्सएप या कमेंट में कहना कि मैम मैंने देख लिया है। ठीक, 1 से 2 दिन में। अब चलिए, रोला छंद में कितने चरण होते हैं? जल्दी से बताइए आप लोग। इसका आंसर तो सभी लोग कर सकते हो कि रोला छंद में मैंने अच्छे से छंद पढ़ाया है। छंद का भी वीडियो आप लोग फिर से देखोगे, और सब लोग एक एक लोग व्हाट्सअप करोगे कि मैम मैंने छंद अच्छे से देख लिया। तो रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। रोला एक सममात्रिक छंद है जिसमें 24 मात्राएं होती हैं। अब देखो, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? जल्दी बता। आकर्षण, कर्षण में आ है, तो कौन सा सही हो जाएगा? कि आप लोग उपसर्ग प्रत्यय तो कर लोगे ना, कि इसमें भी कोई परेशानी है तो इसको भी कमेंट करना। इसका आंसर हो जाएगा कि आपका डी। ठीक, अब चलिए आगे। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर देखो, आप लोग के लिए ये वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है रचना के आधार पर, लेकिन अभी अपलोड नहीं की हूँ। आज आप लोग को कल कर देती हूँ ये रचना के आधार पर। ठीक है, तो रचना के आधार पर होते हैं कितने? 3 होते हैं। एक सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य।
वाक्य का वीडियो भी बना के रखी हूँ मैं आप लोगों को। तो आज अभी याद कर लो आप लोग, 3 होते हैं। कितने 3? एक सरल वाक्य, सरल वाक्य हो गया, एक मिश्र वाक्य हो गया, मिश्र वाक्य लिखते चलो, मिश्र वाक्य, फिर संयुक्त वाक्य। तो रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं? 3। अब देखो पीताम्बर में कौन सा समास है। पीताम्बर में आप लोग को बताना है कि कौन सा समास है। चलिए, और एक चीज़ और, तत्सम तद्भव तो आप लोग याद कर डालना, ठीक है। और वाच्य मैंने पढ़ाया है। पीला हो अंबर अर्थात कौन हो जाएगा? पीताम्बर किसका पीला वस्त्र रहता है? श्री कृष्ण भगवान का। किसका रहता है? श्री कृष्ण भगवान का। तो आप लोग को समास भी मैंने कई बार पढ़ाया है। देखिए, इसीलिए व्याकरण वाला सारा पोर्शन आप लोग क्या करेंगे कि एक बार सारी वीडियो देख लेंगे। अब मैं आप लोग को मॉडल प्रश्न ही कराऊंगी जो मॉडल पेपर दिया हुआ है। देखो, पीला पीला वस्त्र है, किसका रहता है? श्री कृष्ण भगवान का। मैंने बहुत बार आप लोग को पढ़ाया है कि अभी मनो नीलमणि शैल पर आता पर्यो प्रभा प्रकाश, तो उसमें भी आप लोगों ने देखा कि पीला और वस्त्र जो है पीताम्बर, पीला वस्त्र, ठीक है। पीत है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण भगवान। तो यहाँ पर समास ये श्री कृष्ण भगवान को कर रहा है, तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक। अब आंसू का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? जल्दी आंसर करिए, ये तो सबका आ जाना चाहिए फटाफट। ABCD। तो अश्रु है कि रोना है कि अंशु है? तो देखो, आंख नहीं होगा, अंशु नहीं होगा, रोना नहीं होगा, अश्रु होगा। तत्सम यानी संस्कृत के समान, और तद्भव संस्कृत से उद्भव। तो आंसू कौन सा हो गया? तद्भव, और अश्रु हो गया तत्सम, ठीक। अब वाच्य का वीडियो अभी पिछले ही पढ़ा था आप लोग को। कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की होती है कि कर्म की होती है कि भाव की? तो भाव की आप लोग को पता ही है किसकी प्रधानता होती है। ये भी आप लोग के ही कमेंट पे रहेगा, और आप लोग का ही होमवर्क, इससे पता चलेगा कि आप लोगों ने कितना किया है, ठीक। अब देखो, ताभ्य प्रश्न नंबर 19। ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति बतानी है। षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन की, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो ये किसका? तद मतलब वह होता है, उसकी ये चतुर्थी विभक्ति, और तद शब्द का तद मतलब वह होता है। तद मतलब क्या होता है? वह। और ये इसकी चतुर्थी विभक्ति और बहुवचन है। क्या है? ठीक। अभी यहाँ पंचमी रहता तो भी ये रहता, लेकिन चतुर्थी विभक्ति और बहुवचन है आताभ्य, ठीक। अब सर्वनाम बताना है कि आप लोग पहचान जाओगे कि संज्ञा की जगह जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वह सर्वनाम। तो यहाँ पर वह क्या हो जाएगा? सर्वनाम, ठीक। 20 प्रश्न आपके हो गए। अब देखिए, खंड ब आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए कैसे आएगा, आज एक बार देख लीजिए, फिर आज ही कमेंट करिए आप लोग कि आप लोग को ये लिख के मैं करवाऊं या फिर समझा के ही एक बार देखते चलिए कि यह कोई बात नहीं है, एक स्वभाव और रुचि के लोगों मित्रता, जिसका मित्रता अध्याय तैयार है ना बच्चों, वो कोई भी मतलब गद्यांश से एक तो आप कर लोगे 6 नंबर का आएगा। कितने नंबर का? 6 नंबर का, ठीक। आपको संदर्भ लिखना है, संदर्भ लिखने सब लोग सुंदर सुंदर लिख के, और ये मुझे व्हाट्सएप ही करोगे आज ही आप लोग, और कहोगे अगर नहीं आप लोग को परेशानी होगी तो फिर मैं आप लोगों के लिए इसका भी वीडियो बना दूंगी, ठीक ना। और गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, इतने लाइन की व्याख्या करनी है आप लोग को। और लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? जैसे सब कोई चाहता है ना हमारे अंदर भी सारे गुण हों, ठीक ना। तो चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। जैसे जो चिंता में रहता है, अगर कोई हंसी मजाक मस्ती करने वाला हो तो उसका साथ ढूंढता है। तो विभिन्नता समाज में होती, एक जैसे लोग तो रहते नहीं। निर्बल जो है बलि का, धीर जो है उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला जो है चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था, ठीक है। तो क्यों आकर्षित होते हैं ये आप लोग, ठीक है, इसका आंसर आप लोग को देना है। अब देखिए,
अथवा हे भगवान, अब ये देखो ममता का है, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? तो आप लोग को पता है ममता कहानी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ये इसका संदर्भ लिखना है, आपको इसका भाव स्पष्ट करना है। ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया। ये जितना वो सामान इकट्ठा कर रहे हैं सोना चांदी, कि जब इनका राज्य नहीं रह जाएगा तो हमको कौन देगा उस समय के लिए। तो किसके विरुद्ध बताया? ईश्वर के विरुद्ध। वो सारे सोना चांदी जितने लेके आते हैं आभूषण, उस सब को बताया है। लेकिन आप लोग को पता है मित्रता हो गया, ममता हो गया, दोनों अध्याय अच्छे से आप लोग अध्ययन कर लेंगे। अब देखिए ये पद्यांश है। चरण कमल बंदो हरिराई, जा की कृपा पंगु गिर लगे। मतलब आप लोग को हरि की वंदना, उनके चरण को कमल के समान बताया गया है, ठीक। और उसकी वंदना करने के लिए बताया गया है। क्यों? क्योंकि उनकी ही कृपा से पंगु जो है वो गिर को लांघ सकता है। जो लंगड़ा है वो भी पर्वत को लांघ सकता है, अंधा को सब कुछ दिख जाएगा, और बहिरा जो है सुन लेगा, गूंगा है जो फिर से बोल लेगा, और रंक चले सिर छत्र धराई। और रंक जो है वो राजा बन सकता है, उसके रंक मतलब भिखारी होता है, तो वो राजा बन सकता है, उसके सर पर छत्र हो जाएगा, ठीक है। तो सूरदास स्वामी करुणामय, मतलब हरि जो है हमारे श्री कृष्ण भगवान हैं, वो कैसे हैं? बहुत ही करुणामय हैं। तो बार बार बंद होती हूँ, उनका बार बार वंदना करने के लिए बोल रहे हैं सूरदास जी, ठीक ना। तो अब इसका संदर्भ लिखना है आप लोग को, संदर्भ लिखना है। फिर रेखांकित अंश का अब इतना ही आपको, बहिरा सुन सकता है, गूंगा फिर से बोल सकता है, रंक फिर से राजा बन सकता है। तो ये आप लोग को इसकी व्याख्या करनी है। आप लोग कहेंगे तो मैं अच्छे से लिख के भी आप लोग को व्याख्या इसका करा दूंगी। और उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अब देखो उपर्युक्त पंक्ति में चरण कमल बंदो हरिराय। अब ये आप लोग जल्दी से कमेंट करिए कि इसमें कौन सा अलंकार है। इस वीडियो में ही आप लोग के कमेंट में आ जाने चाहिए, क्योंकि मैंने काव्य सौंदर्य के साथ आप लोग को अच्छे से कराया, जिसमें अलंकार भी बताई हूँ। अब चलिए आगे आप लोग देखिए, ये भी है। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने। अब ये आप लोग का किसका है? सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नयन तिन्हें समुझाए, कछु मुस्काए चली तुलसी तेहि अवसर से ही रावे, अवलोकत लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी, मनुमंजुल कंजकली। देखो आप लोग ना, जब कम से कम पहला दूसरा तीसरा अध्याय को 2-2 3-3 बार वीडियो को आप लोग देख लीजिए, तब देखिए ये जितने आपके विस्तृत। अब ये संस्कृत के वाराणसी का है, ठीक। और आप लोग का अग्र पूजा, देखो अग्र पूजा हुआ, एक मिनट, अग्र पूजा खंड काव्य की कथा वस्तु लिखनी है। अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर युधिष्ठिर का चरित्रांकन करना है। ये प्रश्न भी आप लोग देख लीजिए। मैं आप लोग को कमेंट करिए तो फिर मैं अगले वो में अच्छे से करा देती हूँ। ऐसे शार्ट करने से फ़ायदा नहीं होगा। और आप लोग को ये जीवन परिचय याद करना है, कैसे लिखना है ये भी मैंने बताया है। और ये देखिए जीवन परिचय 5 नंबर का आएगा। ये अभी इसमें नंबर देखते चलिए आप लोग कि 5 नंबर का गद्य पर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। अब इसमें आप लोग का गोस्वामी तुलसीदास जी, सुमित्रानंदन पंत, महाकवि सूरदास 5 नंबर का ये भी आएगा। और एक श्लोक आप लोग को जो प्रश्न पत्र में न रहे वो करना है संस्कृत में 2 नंबर का, और संस्कृत में ही उत्तर देना है, ये 2 नंबर का ये आएगा। आप लोग आराम से कर लोगे, 2 से 3 अध्याय याद किए रहोगे, इतने से ही आप लोग का ये हो जाएगा, ठीक। और निबंध, ये निबंध इतने सारे पे आप लोग को तैयार करना है, एक नहीं किसी एक पे लिखना है, लेकिन ये सारे तैयार कर लोगे आप लोग तो आराम से कोई भी आएगा कर लोगे। पर्यावरण तो हमेशा ही आता है, आतंकवाद भी आता है, जनसंख्या, नारी सशक्तिकरण भी आता ही है, ठीक है। बस आप लोग का जो कोड रहता है ना बदल जाता है, तो कुछ इधर उधर करके दे देते हैं, लेकिन रहता यही है।
और अपने मित्र को पत्र लिखना है अथवा शिकायती पत्र लिखना है तो पत्र 4 नंबर का आएगा। ठीक है, तो मैं ये जो विस्तृत है अगर कहोगे आप लोग तो अगले में करा दूंगी, नहीं तो 20 बहुविकल्पी के साथ फिर कल मिलूंगी। धन्यवाद।